नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड डेटा एंड करेंट अफेयर्स एनालिसिस में लेकर आए हैं देशद्रोह 22वें विधि आयोग की सिफारिश। ये आपके जीएस पेपर 2 यानी पॉलिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि पॉलिटी के सवाल जो हैं आपके करेंट अफेयर्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये द हिंदू की आर्टिकल है, इंड द डिबेट ऑन द लॉ कमीशन रिकमेंडेशन ऑन सेडिशन एक्ट। तो देखिए ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देशद्रोह पर विधि आयोग की सिफारिश आई है। अब इसके संदर्भ में अगर आप देखें तो हाल ही में यही विधि आयोग को अगर देखेंगे 2018 में, तो विधि आयोग के द्वारा कहा गया था कि अब समय आ गया है कि देशद्रोह ऐसे कानूनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दी जाए या निरस्त कर दी जाए। हाल ही में 2022 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि देशद्रोह कानून के तहत जो है अब नए कोई भी केस पंजीकृत ना करें और केंद्र सरकार इसकी समीक्षा करें। लेकिन विधि आयोग की 22वें विधि आयोग जो हैं उनकी जो सिफारिश आई है, और वो सिफारिश कौन सी है, 279वीं रिपोर्ट में उसने फिर से इस चर्चा को तेज कर दिया देशद्रोह के मामले में। यानी कह सकते हैं कि ये पिछले 2018 से देखा जाए तो फिर से ये चर्चा में आ गई है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि 22वें विधि आयोग की 279वीं रिपोर्ट यानी 279वीं रिपोर्ट में राजद्रोह कानून को बरकरार रखने की सिफारिश करते हुए 153 साल पुराने औपनिवेशिक कानून को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके जीएस पेपर 2 के लिए। अब है कि आईपीसी की धारा 124 से क्या है, यानी राजद्रोह की जो कानून है वो क्या है। तो 1870 में निगमित भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124 से राजद्रोह के कानून का वर्णन करती है। औपनिवेशिक कानून 1661 के ब्रिटिश राजद्रोह अधिनियम से लिया गया था। यह भाषण या लेखन को दंडित करने का प्रयास करता है जो कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना लाता है या लाने की कोशिश करता है या उत्तेजित करता है या असंतोष को उत्तेजित करने की कोशिश करता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए जो 19(1) के अंतर्गत जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो प्राप्त है, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आप देखते होंगे कि आप अपने विचार को, अभिव्यक्ति को लेख, भाषा या कोई चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, तो उस पर रोक लगाने का प्रयास करता है। आगे आप देखिएगा कि 22वें विधि आयोग की सिफारिश क्या है इसको लेकर। तो विधि आयोग ने अत्यधिक विवादित राजद्रोह कानून आईपीसी की धारा 124A को बनाए रखने की सिफारिश की है। यानी यही विधि आयोग को अगर 2018 में देखिएगा तो एक परामर्श पत्र जारी किया था और उसने कहा था कि अब समय आ गया है कि राजद्रोह ऐसे औपनिवेशिक कानून को खत्म या निरस्त कर दी जाए या इस पर रोक लगाई जाए या इस पर पुनर्विचार की जाए। इसी के आलोक में 2022 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि इसके तहत तब तक कोई पंजीकृत केस नहीं किया जाए जब तक केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं करती है। तो देखिए फिर से इस बार चर्चा में इसने मोटे तौर पर 3 चीज़ों की सिफारिशें की है। इसके लिए क्या है, तो देशद्रोह का दायरा बढ़ाना, यानी अव्यवस्था भड़काने की प्रवृत्ति को इसमें शामिल करने की बात की गई है। सज़ा की अधिक बढ़ाना, यानी सज़ा को अधिक बढ़ाना, यानी न्यूनतम 3 साल अभी सज़ा है, इसको न्यूनतम 3 साल से बढ़ाकर न्यूनतम 7 साल करने का प्रोविज़न है, यानी सुझाव दिया गया है। दूसरा, दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाना चाहिए, यानी जो इसका दुरुपयोग है तो उसको रोकने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को शामिल करने की सिफारिश की गई है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि सिफारिश के खिलाफ इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। तो जब इस कानून को ख़त्म करने की सार्वभौमिक मांग हो रही हो तो सज़ा बढ़ाने की सिफारिश क्यों। अब आपके पास ये मतलब है कि अब आप क्या सोचते हैं।
अब 2018 में विधि आयोग ही परामर्श देता है, सुप्रीम कोर्ट भी इसको, अरे औपनिवेशिक काल है, ये अंग्रेजों के समय का है, अपने जनता के दमन करने के लिए एक कानून लाया गया, तो आज़ाद भारत में इस कानून की क्या ज़रूरत है। जब इस कानून को मांग हो रही है ख़त्म करने की, सार्वभौमिक मांग हो रही है, तो फिर सज़ा बढ़ाने की सिफारिश विधि आयोग द्वारा क्या कहता है, यानी विधि आयोग क्या सोचकर ऐसा प्रतिवेदन दिया है। आगे यह अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध यानी युक्ति युक्त निर्बंधन जो है के ढांचे के भीतर राजद्रोह को लाने का प्रयास करता है, यानी जो हमारा 19(2) है उसके अंदर इसको स्थापित करने का प्रयास करता है, इसीलिए इसका जो है विरोध हो रहा। आईपीसी की धारा 124 से राजद्रोह के कानून को एक लोकतांत्रिक देश में एक औपनिवेशिक अवशेष और असंवैधानिक माना जाता है, यानी ये अंग्रेजों का है, तो हम 70-75 साल बाद भी अंग्रेज के कानून को क्यों ढोएं। क्या हमारी स्थिति वैसी है अंग्रेजों के समय की, जो सरकार जो है अपने जनता के दमन के लिए राजद्रोह ऐसे कानून को बनाए रखे और उसमें विस्तार करे। एक लोकतांत्रिक गणराज्य में सरकार के प्रति असंतोष अपराध नहीं होना चाहिए, जहां लोगों को एक बुरी सरकार को बदलने की स्वतंत्रता है। तो क्या सरकार के प्रति असंतोष जो है वो अपराध होनी चाहिए। आप अगर 19(1)(a) में देखेंगे तो ये सरकार के प्रति, राज्य के प्रति असंतोष, क्योंकि यहाँ आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसी के लिए दी गई है कि एक सरकार को, एक बुरी सरकार को बदलने की स्वतंत्रता है और उसके प्रति आप असंतोष व्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि राजद्रोह पर ऐतिहासिक मामले, तो देखिएगा रानी सामग्री बनाम बाल गंगाधर तिलक 1897 में, इसमें बॉम्बे कोर्ट द्वारा राजद्रोह के संदर्भ में कहा गया था कि राजद्रोह को असंतोष के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर है निहारेंदु दत्त मजुमदार व अन्य बनाम सम्राट, ये 1942 यानी आज़ादी की पहले की दोनों मामला है। संघीय न्यायालय यानी 1935 का अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो हिंसा या अव्यवस्था के लिए उकसाना जो है राजद्रोह को माना गया था। सबसे चर्चित मामला है बिहार से संबंधित है और राजद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है केदारनाथ बनाम बिहार राज्य 1962। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह 2 कारणों से संवैधानिक रूप से मान्य है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह को संवैधानिक माना था। पहला, राजद्रोह हालांकि सरकार के खिलाफ एक अपराध है, लेकिन यह राज्य के खिलाफ है, क्योंकि सरकार राज्य का एक दृश्य प्रतीक है। ठीक है, तो इसमें राजद्रोह को ये परिभाषित किया गया। और दूसरा, अनुच्छेद 19(2) राज्य की सुरक्षा के हित में प्रतिबंध लगाता है, जिसका व्यापक आयाम है और इसमें राजद्रोह को शामिल किया जाना चाहिए। अब देखिएगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एस.जी. बोम्बार्ड बनाम भारत संघ 2022, सुप्रीम कोर्ट ने सभी मौजूदा कार्यवाहियों पर रोक लगाने और केंद्र सरकार को राजद्रोह के तहत नए मामलों के पंजीकरण पर भी रोक लगाने एवं राजद्रोह कानून की समीक्षा करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा इस कानून का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया है, यानी हाल ही के वर्षों में कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा राजद्रोह कानून का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इस पर रोक लगा दिया था। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये विरोधाभास क्या है। वर्ष 2018 में भारतीय विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया था कि अब समय आ गया है कि देशद्रोह से संबंधित आईपीसी की धारा 124A पर पुनर्विचार किया जाए या उसे निरस्त कर दिया जाए। तो इसी से संबंधित जो है हम आप लोग को एक सवाल भी दिए थे लिखने के लिए। ठीक है, हम लोग एक सवाल भी दिए थे लिखने के लिए, थोड़ा सा आप लोग जो है धैर्य रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप देख ही रहे होंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, मैं आपको ये 68-67 में दिया था लिखने कि अब समय आ गया है कि देशद्रोह राजद्रोह से संबंधित आईपीसी की धारा 124A पर पुनर्विचार अथवा निरस्त कर दिया जाए, चर्चा करें। ये मेंस एग्जाम में आप लोग को दिया गया था क्वेश्चन, उसका मॉडल आंसर है। लेकिन यहाँ से हम जो है समझेंगे राजद्रोह के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। तो राजद्रोह के तहत दर्ज मामलों पर उठते सवाल, एनसीआरबी के अनुसार वर्ष 2016 से 19 के दौरान
राजद्रोह के मामलों में 160% यानी 93 मामले की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2019 में दोषी सिद्ध किए जाने की दर 3.3% अर्थात 93 में से केवल 2 आरोपियों को ही दोषी ठहराया गया था, जबकि वर्ष 2020 में ये 33.3% थी। सबसे अधिक राजद्रोह के मामले 2010 से 2020 में बिहार में, इसके बाद यूपी, इसके बाद कर्नाटक और झारखंड का स्थान आता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कानून पे क्यों चर्चा हमेशा उठती है। राजद्रोह कानून से संबंधित मुद्दे क्या हैं? तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, यानी आईपीसी की धारा 124 से आर्टिकल 19A के तहत गारंटीकृत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उपयोग पर अवरोध उत्पन्न करती है। सरकारों द्वारा असंतोष का शमन और दमन करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अनिश्चितता यानी घृणा या मानना उत्पन्न करना और अप्रीति पैदा करने का प्रयत्न करना जैसी शब्दावली की व्याख्या कई तरीकों से की जाती है। इससे पुलिस और सरकार सशक्त बन जाती है, निर्दोष नागरिकों को परेशान करना आसान हो जाता है। दोष सिद्धि की दर बहुत कम है। दुरुपयोग जैसे कोविड-19 के समय में सरकार के रवैये की आलोचना करने के कारण पत्रकार विनोद दुआ की गिरफ्तारी जो है राजद्रोह के मुकदमे को क्या है अप्रचलित प्रसिद्ध करता है। और इससे हो क्या रहा है, अगर इसको आप और सशक्त बनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन भी करती है। जैसे नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंड स्थापित करती है। ICCPR को भारत द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त है और 124A का दुरुपयोग इसके विरुद्ध है। राजद्रोह कानून पर एससी का मत हम लोग तो इसे देख ही लेंगे। तो ये आपके प्रीटी के एग्ज़ाम के साथ साथ मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप बीपीएससी को देख रहे हैं कि इसका ट्रेंड है कि करेंट के मुद्दे को ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि इस सेशन को कंटिन्यू किया जाए या नहीं, क्या ये लाभदायक आपके लिए है या नहीं। तो चलिए आपसे फिर मैं मिलता हूँ अगले सेशन में इसी तरह के नए करेंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू। शुभ रात्रि। जय हिंद।